ये वीडियो पुष्पी सूत्र के बारे में है। हाँ, हमारे पास फूलों के लिए भी सूत्र होते हैं जो कि वनस्पति शास्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त संकेत होते हैं। वो इनका उपयोग विभिन्न पुष्पीय भागों की संख्या और व्यवस्था के बारे में आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। चूंकि हमारे पास पहले से ही इन पर वीडियो है, इसलिए हम इन विभिन्न शब्दावली में गहराई तक नहीं जाएंगे। ठीक है? तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देखना एक अच्छा विचार होगा और फिर इस वीडियो पर वापस आएं। लेकिन यदि आपने उन्हें पहले ही देख लिया है तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी अन्य सूत्र की तरह पुष्पी सूत्र में भी संकेत और संख्यात्मक निरूपण होते हैं। ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक पुष्पी सूत्र दिखाती हूँ। ये रहा। और ये सूत्र इस विशेष फूल के लिए है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे सोलेनम कहा जाता है, लेकिन इसके नाम के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये विभिन्न संकेत वास्तव में क्या दर्शाते हैं। और हम सबसे बुनियादी चीजों से शुरुआत करेंगे जिसे हम पहले से जानते हैं, जो हमें फूल की लैंगिकता के बारे में बताता है। ये संकेत नर फूल को दर्शाता है, ये संकेत मादा फूल को दर्शाता है और ये संकेत उभयलिंगी फूल को दर्शाता है। और यदि आप पुष्पी सूत्र को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये फूल उभयलिंगी है। अब हमारे पास के यानी कैलिक्स है और कैलिक्स कुछ और नहीं बल्कि बाह्य दल यानी कि सेपल होते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि के 5 है, जिसका अर्थ है कि इस फूल में 5 बाह्य दल हैं। लेकिन 5 को ब्रैकेट में क्यों रखा गया है? खैर, जब भी किसी संख्या को ब्रैकेट में रखा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो भाग आपस में जुड़े हुए हैं, यानी फूल में उपस्थित बाह्य दल के बीच संयोजन है। तो यदि कहीं भी ब्रैकेट है तो आपको जानना चाहिए कि इसका अर्थ संयोजन है, यानी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है? इसके बाद हमारे पास सी यानी कोरला है। कोरला कुछ और नहीं बल्कि पंखुड़ियां होती हैं। तो इस फूल में 5 पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5, और फिर से इसे ब्रैकेट में रखा गया है, जिसका मतलब है कि वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगला है पी यानी परिदल पुंज यानी कि पेरियांथ। अब हमारे पुष्पी सूत्र में ये मौजूद नहीं है, लेकिन ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हमें जानना चाहिए। तो परिदल पुंज का सीधा सा मतलब है बाह्य दल और पंखुड़ियों का संयोजन। हमने ये पहले से ही अपने पिछले वीडियो में सीखा है और हम उन्हें टेपल कहते हैं। अब पुष्पी सूत्र में परिदल पुंज को इस तरह दिखाया जाएगा। P3 यानी फूल में 3 टेपल है। ये इस तरह निरूपित किया जाएगा। अब परिदल पुंज के बाद हमारे पास है पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, जो कि फूल का नर भाग होता है, यानी पुंकेसर स्टेमन। और इस फूल में 5 पुंकेसर हैं और वो आपस में जुड़े नहीं हैं। पुमंग के बाद हमारे पास जी यानी जायांग यानी कि गाइनोशियम है, जो कि फूल का मादा भाग होता है, यानी अंडाशय मतलब ओवरी, और वर्तिका यानी कि स्टाइल। इस फूल में 2 मादा भाग हैं और वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रैकेट में रखे गए हैं। अब हमने लगभग उन सभी भागों को पढ़ लिया है जो पुष्पी सूत्र में उल्लिखित हैं, सिवाय इस प्लस संकेत के जो शुरुआत में है और इस चक्र रेखा के जो सी और ए को जोड़ रही है। अब आइए समझते हैं कि ये दो संकेत वास्तव में क्या दर्शाते हैं। तो प्लस या प्रतिशत संकेत वास्तव में फूल की सममिति को दर्शाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फूलों के बारे में पढ़ा है, सही? तो एक्टिनोमॉर्फिक फूल जिसका अर्थ त्रिज्य सममित होता है, उसे प्लस संकेत से दर्शाया जाता है, और जाइगोमॉर्फिक फूल जिसका अर्थ द्विपार्श्व सममित होता है, उसे प्रतिशत संकेत से दर्शाया जाता है। तो इस तरह फूल की सम्मति को दर्शाया जाता है। और ये फूल एक्टिनोमॉर्फिक है, जिसका अर्थ है कि ये त्रिज्य सममितीय है। अब वापस आते हैं इस वक्र रेखा यानी कि आर्क पर, जो सी और ए यानी कि कोरोला और पुमंग को जोड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस फूल में कोरोला और पुमंग आपस में जुड़े हुए हैं।
तो यदि हम किसी रेखा को किसी भी दो अलग-अलग भागों या फूल के दो अलग-अलग चक्र को जोड़ते हुए देखें, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो दो भाग आपस में जुड़े हुए हैं। और यही बात जायांग के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब अंडाशय या मादा भाग कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे पास ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय और अधोवर्ती अंडाशय हो सकते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पहले ही चर्चा की है। अब हर बार जब किसी फूल में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है, तो इसे पुष्पीय सूत्र में एक रेखा के नीचे दिखाया जाता है। ये पूरा संकेत ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को दर्शाता है। और यदि किसी फूल में अधोवर्ती अंडाशय होता है, तो रेखा को जायांग के ऊपर दिखाया जाता है। तो पुष्पीय सूत्र में इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। ये इस विशेष सूत्र में उल्लिखित नहीं है, लेकिन अक्सर आप इसे पुष्पीय सूत्रों में देखेंगे कि जी के ऊपर या नीचे रेखा होती है, जो ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती अंडाशय को दर्शाती है। अब इसके अलावा हमें पुष्पीय सूत्र में सहपत्र भी उल्लेखित देखने को मिलते हैं। अब यदि आप सोच रहे हैं कि अरे, ये तो पत्ती जैसा दिखता है, इसे सहपत्र क्यों कहा जा रहा है? तो हमने पहले ही अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि सहपत्र क्या होता है। लेकिन एक संक्षिप्त विचार देने के लिए, ये कोई साधारण पत्ती नहीं है। ये पत्ती के ऊपर और बाह्य दल के नीचे स्थित होते हैं। और इस सहपत्र यानी कि ब्रैक्ट को BR संकेत से दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ है सहपत्री यानी कि ब्रैक्टिएट, यानी वो फूल जिनमें सहपत्र उपस्थित हो। और EBR का अर्थ होता है सहपत्रहीन यानी कि ebracteate, यानी वो फूल जिसमें सहपत्र अनुपस्थित हो। तो इस तरह हमने पुष्पीय सूत्र लिखने के लिए आवश्यक सभी प्रमुख प्रतीकों को पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब यह सूत्र आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा।